नमस्कार। आज के व्याख्यान का विषय है बंदिश आख्यान। उसका शीर्षक ही ये है। तो बंदिश के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या है बंदिश? क्यों शास्त्रीय संगीत में बंदिश का इतना महत्व है? क्यों इतनी बंदिशें सिखाने का आग्रह होता है? तो उस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब हिंदुस्तानी संगीत में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका संगीत जगत में, कलाकारों में, संगीतज्ञों में, संगीत शास्त्रवेत्ताओं में, विद्यार्थियों में, प्राध्यापकों में, संगीत से जिसका थोड़ा भी संबंध आता है वो इन सारे शब्दों को भली भांति जानता है। उसका बहुत गहरा अर्थ क्या है ये भले ही किसी को ना मालूम हो, पर उन शब्दों से वो परिचित अवश्य होता है। और ये ऐसे शब्द हैं जो संगीत के प्रदर्शनात्मक जो भी गुण धर्म है वहाँ ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, पर कई बार संगीत की बोलचाल की भाषा में भी इनका बहुत प्रयोग होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि संगीत की दो भाषाएं होती है, एक उसके स्वरों की भाषा है, राग की भाषा है, और दूसरी उसकी कुछ विशिष्ट शब्दावली है, वो एक भाषा है। तो बंदिश जो है वो उसी के अंतर्गत आता है। तो आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्या है बंदिश? कहाँ से आई? किसने बनाई पहले? शास्त्रीय संगीत में ही क्यों इतना बंदिश का महत्व है? ये सब बातें आज हम जानेंगे। अब जो हम बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयोग करते हैं उनमें होता है मुखड़ा, आवर्तन, लयकारी, बहलावा, नोमतोम, अलापतान, गमक, मींड, मुर्की, खटका। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोगात्मक तौर से बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये सब वहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। पारिभाषिक रूप से उनकी व्याख्या अलग है ही, पर जब उनका प्रयोग होता है तब उसका सही अर्थ हमको जानने को मिलता है। तो आज इन्हीं शब्दों के अंतर्गत एक और शब्द आता है जो शीर्षक से मालूम पड़ गया हमको, वो है बंदिश। अब बंदिश जो शब्द है वो मूल रूप से भारतीय किसी भी भाषा का या संस्कृत भाषा का नहीं, ये एक आयातित शब्द है। मतलब वो बाहर से आया है। वो मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है बंदिश। फिर वो उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में कैसे आ गया? कुछ लोग ये मानते हैं कि जिस समय ईरानी या फारसी संगीत का प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ना शुरू हो गया, तब से शायद ये शब्द ज़्यादा प्रयोग होने लगा होगा। पर जब उसका गहरा अर्थ हम समझते हैं तब ये समझ में आता है कि संगीत में वो शब्द कैसे आया होगा और मूल रूप से उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में कैसे आया। तो बंदिश का साधारण अर्थ जो अरबी भाषा में दिया गया है वो ये है किसी चीज़ को जकड़ना, चारों तरफ से उसको जकड़ लेना। और साधारण रूप से हम जो हिंदी में या हमारी भारतीय भाषाओं में उसका उपयोग करते हैं तो बंदिश कहा कि हमारा सीधा अर्थ होता है बंदीवास, कारावास, कारागृह, जिसको सामान्य भाषा में हम जेल कहते हैं। तो क्या उसका यहाँ कहीं संबंध आता है क्या? वो हम थोड़ा सा आज देखेंगे। दूसरे अर्थों में हम उसको ये कह सकते हैं कि एक मर्यादा, नियंत्रण, एक निश्चित रेखा, एक निश्चित मार्ग, ये जो या एक निश्चित सीमा रेखा, ये जो शब्द होते हैं, या एक चौखट, एक फ्रेम अंग्रेजी में जिसको आप कहते हैं, एक आकृति, एक आकृतिबंध, ये सारे शब्द जो हैं ये कहीं ना कहीं उस बंदिश से प्रेरित है, या उस हम ऐसा कह सकते हैं कि उस बंदिश के बिल्कुल नज़दीक है ये शब्द। इन सब का प्रयोग या तो बंदिश के रूप में किया जाता है या बंदिश का प्रयोग इन शब्दों के अर्थ के रूप में किया जाता है। ये उसका थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ जो है उसको हमने जानने की कोशिश की है। अब संगीत में ये शब्द कहाँ से आया और संगीत में इसका अर्थ क्या होता है, तो वहाँ उसकी एक परिभाषा दी गई है शास्त्र में, संगीत शास्त्र में उसकी परिभाषा दी गई है। और वो ये कहा गया है कि स्वर, लय, ताल, शब्द, स्वर माने यहाँ आप राग भी ले सकते हो,
इन सब में बंधी हुई जो चीज़ है वो बंदिश कहलाती है। पर इतना कहने से बंदिश का पूरा अर्थ हमारे सामने नहीं आता है। यदि हम भारतीय संगीत का इतिहास देखें तो हमारे यहाँ बंदिश शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द यदि हम ढूंढें भारतीय संगीत में तो फिर हमको प्रबंध की ओर झांकना पड़ता है। प्रबंध माने बंदिश ही। अब देखिए, बंध शब्द दोनों में एक जैसा है। प्रबंध में क्या है तो उसमें भी स्वर, लय, ताल, पाठाक्षर, वस्तु, रूपक, घनाक्षर, स्तोभाक्षर, शुष्काक्षर, तेन, इन सब से जो बांधी गई रचना है वो प्रबंध कहलाती है। वही चीज़ बंदिश में है। स्वर, लय, ताल, राग, रस, रूप, सौंदर्य, इन सब से बंधी हुई जो चीज़ है वो बंदिश। पर फिर हम प्रबंध नहीं कहते उसको, हम उसको बंदिश ही कह रहे हैं। तो फिर ये बंदिश शब्द कहाँ से इतिहास में आया, कौन सी शताब्दी से इसका प्रयोग उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में होने लगा, ये भी थोड़ा सा हमको आज जानना है। अब एक परिभाषा हमको शास्त्र में, भारतीय संगीत के शास्त्र में ये मिलती है कि किसी सांगीतिक विचार को जब आकार देने का प्रयास होता है तब वो आकार बंदिश कहलाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी सांगीतिक विचार को जब आकार देने का प्रयास होता है तब वो चीज़ बंदिश कहलाती है। या फिर ये कहा जाता है कि कालगणना के गणित में बांधकर जब उसको सूत्रबद्ध किया जाता है तब उसको बंदिश कहते हैं। या फिर जब स्वर, लय, ताल शब्द के इर्द गिर्द एक मर्यादा रेखा को खींच दिया जाता है तब बंदिश आकार लेती है। अब मैं बंदिश बना रही हूँ या अब मेरा बंदिश बनाने का समय हो गया है, ऐसे करके बंदिश नहीं बनती। आप जानबूझकर बैठे हैं, जैसे आप कुछ अध्ययन करने बैठे, उस तरह से आप कहें कि अब हम बंदिश बनाने बैठे हैं, अब हमको बंदिश बनाना है, तो ऐसे बंदिश नहीं बनती। बंदिश कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी प्रसंग, किसी भी घटना, कोई भी परिस्थिति अचानक यकायक कैसे भी तैयार हो सकती है। उस समय यह भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास शब्द होना ही चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि कोई एक विशिष्ट राग ही आपके पास होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो कहाँ, कब, कैसे, किसके लिए, किस परिस्थिति में आकार लेगी, इसका कोई अंदाज़ा या इसके कोई स्रोत आप ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत है स्रोत बंदिश बनने के। कब कोई व्यक्ति कैसा, कहाँ बनाएगा बंदिश, किस परिस्थिति में वो बनाएगा, कहाँ बैठकर बनाएगा, ये आप पहले से निर्धारित नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार शास्त्रीय संगीत में कहा जाता है कि कई बार तो बंदिश मिनटों में, सेकंडों में बनती है, और कई बार बंदिश महीना महीना, 2 महीने, 8 महीने, साल भर भी बीत जाएगा पर बंदिश नहीं बनेगी। सामग्री सब है आपके पास, राग है, स्वर है, लय है, शब्द है, सब कुछ है, पर बंदिश आकार नहीं ले रहे। तो बंदिश एक अनायास, अचानक, स्वयं स्फुरित, एकदम बनने वाली रचना है। इसलिए कहा गया है कि संगीत में बंदिश बनाने के स्रोत अनंत है, पर मुश्किल ये है कि उस स्रोतों की गिनती आप नहीं कर सकते। वो कहाँ से फूटी, कैसे उसने आकार लिया, इसका शास्त्र आप लिख कर नहीं रख सकते। जिसने वो बनाई है वो कहीं आपको थोड़ी बहुत उसकी अनछुई, उसके पहलू जो है वो बता सकता है आपको, पर फिर भी वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बंदिश बनने के स्रोत अनंत है। भातखंडे साहब की किताब में क्रमिक भाग 2, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का क्रमिक भाग 2 जो है, वहाँ पे एक पूर्वी राग में बंदिश दी गई है। अब उस बंदिश को यदि आप देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो पूरी बंदिश बनने की प्रक्रिया को समझाया गया है उसमें। बड़ी प्रचलित बंदिश है, प्रायः सब लोग गाते हैं, और बंदिश है, बनत बनाऊं बन नहीं आए, हरि के बिना हे आली, कारी करूँ अब कैसे समझाऊं, समझत नाही नहे आली।
अब इस पूरी बंदिश में आप देखिए केवल एक ही शब्द अलग है, हरि, इसके अलावा कोई शब्द अलग नहीं। हरि के बिना हे आदि, उसमें केवल हरि शब्द ऐसा है जो अलग है। बाकी यदि वो हरि शब्द आप हटा दे तो बनत बनाऊं बन नहीं आए, हे आली कार्य करूँ अब कैसे समझाऊं समझत नहीं। ये पूरा बंदिश बनने की और बिल्कुल सटीक वर्णन है। यदि उस वर्णन को आप देखें तो उसमें कहा गया है कि कब से बना रही हूं बंदिश पर बन नहीं पा रही। स्वर तल ताल लय शब्द रस सब कुछ है, पर ना किसी में सामंजस्य बन पा रहा है, ना किसी में तालमेल हो पा रहा है। अब क्या करें, इसे कैसे समझें, ये मेरी समझ से बाहर है। कैसे बनेगी बंदिश, कब बनेगी, कब आकार लेगी, कब प्रयोग होगा, ये सब कुछ समझ से परे है। इस तरह की वो बंदिश है। केवल एक शब्द आप हटा दीजिए, हरि, तो वो पूरी बंदिश इस वर्णन को समझाती है। अब उसी के तहत एक व्याख्या आती है बंदिश की। बंदिश का स्वरात्मक विचार जब मस्तिष्क में आता है और जब वो त्वरित आकृतिबद्ध होता है, जब कोई स्वरात्मक विचार आपके मस्तिष्क में आता है और वह त्वरित आकृतिबद्ध हो जाता है, तब कहा जाता है कि बंदिश बन गई। इसीलिए मैंने पहले कहा कि वो या तो सेकंड मिनटों में बन सकती है, वरना वो आपके महीनों वर्ष भी खराब कर सकती है, पर बंदिश नहीं बन पाएगी। अब ये बंदिश शब्द कब प्रचलन में आया उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में? तो शास्त्र ये कहता है कि इसका वास्तविक प्रयोग ख्याल गायकी जब प्रचार में आई, तब बंदिश शब्द प्रचार में आया। उसके पहले बंदिश शब्द प्रचार में नहीं था। मतलब 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ये शब्द हिंदुस्तानी संगीत में प्रचार में आया और फिर एक नई परिभाषा बनी बंदिश की कि जो बनते बनते दिशा का निर्धारण करे वो बंदिश। जो बनते बनते दिशा का निर्धारण करे वो बंदिश। या फिर एक और परिभाषा दी गई कि राग की गति का निर्धारण और राग रूप के विस्तार को जो संक्षेप में प्रदर्शित करे वो माने बंदिश। ये एक अर्थ होता है उसका। या इसका एक सीधा एक वाक्य में हमको अर्थ कहना है तो हम ये कहेंगे कि राग स्वरूप के सौंदर्य को बताने वाली जो कुंजी है वो माने बंदिश। या फिर जो राग के निर्धारित मार्ग और उसके सौंदर्य को सूचित कर दे, वो संक्षेप में वो बंदिश। या फिर आप ये कह सकते हैं कि संपूर्ण राग का अत्यंत संक्षेप में जो वर्णन है वो बंदिश है। उसके घटक अलग अलग हो सकते हैं, पर मूल रूप से बंदिश मतलब सौंदर्य को बांधना, स्वरात्मक सौंदर्य को बांधना या स्वरात्मक सौंदर्य को खोलने की कुंजी राग में लगाना, वो माने बंदिश। अब हिंदुस्तानी संगीत में बंदिश के कुछ पड़ाव निश्चित किए गए। अब वो कौन से हैं? तो वो करीब 7 प्रकार के कहे गए। उसमें से पहला है कि घरानेदार या परंपरागत बंदिश। फिर दूसरा है कि वाद्यकार या संगीत के शास्त्रवेत्ताओं द्वारा रचित बंदिश, या फिर संगीतज्ञ गायक वादक कलाकारों द्वारा निर्मित बंदिश। फिर कहा गया कि नृत्यकार या नर्तक जो है उनके द्वारा बनाई गई बंदिश। फिर एक और कहा गया कि भक्त कवियों द्वारा रचित बंदिश। और फिर कहा गया कि लोक से आई हुई भाषा, उच्चार, कल्पना, विचार और स्वर लगाव के विशिष्ट अंदाज से उपजने वाली मौखिक परंपरा की बंदिश। एक ये है। और उसके बाद है आधुनिक बंदिश। अब आधुनिक बंदिश में क्या है? तो जिसमें पहले स्वरावली निश्चित हो जाती है और फिर उसके ऊपर शब्दों का मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है। ये आजकल होता है, जिसको आप कहते हो कि धुन पहले और शब्द बाद में। ये प्रक्रिया आजकल बहुत प्रचार में है और सुगम संगीत में, फिल्म संगीत में या अन्य जो प्रकार संगीत के आज हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं कि पहले धुन मतलब पहले स्वरावली और उसके बाद में फिर उस पर शब्द का निर्धारण करना। तो इतने प्रकार से इस बंदिश को बताया गया है।
अब इन सब पड़ावों की हम थोड़ी थोड़ी संक्षेप में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। तो उसमें से पहला है घरानेदार बंदिश है, परंपरागत बंदिश। अब ये बंदिशें भी दो प्रकार की हैं। पहली वो है जो घराने के उस्ताद या गुरु अपनी वंश परंपरा में सिखाते हैं, या उनकी जो शागिर्दों की परंपरा है उससे वो आगे प्रचारित होती है। और दूसरा प्रकार वो है इसमें जो संकलित या संग्रहित बंदिशें हैं। अब ये संकलित या संग्रहित बंदिशें माने जो किताब के रूप में कहीं कहीं से सुनकर चुनकर उसको व्यवस्थित करके लिख दी गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण माने भातखंडे साहब और उनकी हिंदुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका। ये सारी संकलित और संग्रहित बंदिशें हैं। उसको भातखंडे साहब ने केवल ठीक किया है। कहाँ शब्द नहीं मिल रहे थे, कहाँ शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, कहाँ वाक्य टूटा हुआ था, कहाँ अनर्थ हो रहा था, शब्दों का विपरीत अर्थ आ रहा था, कहाँ राग का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, कहाँ शब्द स्पष्ट नहीं थे। ये सब बातें भातखंडे साहब ने खुद विचार करके और फिर उन बंदिशों को ठीक किया, और वो ठीक करने के बाद उसका संग्रहित रूप हमारे सामने पुस्तक के रूप में रखा। तो एक ये प्रकार होता है। एक तीसरा वर्ग और इसमें आता है। वो इस तरह का है कि एक बंदिश मौखिक परंपरा से किसी घराने की स्वयं की निजी संपत्ति होती है, पर वो इतनी ज़्यादा प्रचार में आती है कि भिन्न भिन्न घराने के लोग, अलग अलग लोग, सामान्य लोग, बड़े बड़े गायक, कोई भी जो संगीत से संबंध रखता है, कोई भी उस बंदिश को गाता है। फिर वो एक किसी घराने के होने के बावजूद उसकी संपत्ति नहीं रहती, वो सार्वजनिक हो जाती है बंदिश। तो वो एक वर्ग है। मतलब ऐसे 3 वर्ग जो हैं वो आपको परंपरागत बंदिश के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसी बंदिशें कौन सी होती है जो है तो किसी एक विशिष्ट घराने की, पर सभी लोग गा रहे हैं। अब वो किसी एक घराने की निजी संपत्ति नहीं रही, वो सबके हो गई। तो एक 2-4 उदाहरण आपको बताती हूँ। राग जोग हमने सुना है और उसको एक बंदिश है, साजन मोरे घर आए। अब ये बंदिश मूल रूप से आगरा घराने की है, पर सब लोग गा रहे हैं। पटियाले वाले भी गा रहे हैं, किराने वाले भी गा रहे हैं, ग्वालियर वाले भी गा रहे हैं, और जो घराने होंगे वो भी गा रहे हैं, और हम भी गा रहे हैं। हम मतलब सामान्य हमारे जैसे लोग भी गा रहे हैं। या एक और बंदिश आपको बताती हूँ, राग नायकी कानड़ा की है, विलंबित बंदिश है, मेरो पिया। अब मूल रूप से ये जयपुर अतरौली घराने की बंदिश है, और शब्द आप देखिए केवल मेरो पिया रसिया, इसके अलावा आगे कोई शब्द नहीं है उस बंदिश में। और जयपुर घराने में ये इसी तरह से इतने ही शब्द गाते हैं। तो सारे घराने के लोग इसको गा रहे हैं, इसी बंदिश को। नायकी कानड़ा का विलंबित बंदिश सुनाना है तो लोग तुरंत मेरो पिया गाते हैं। एक और उदाहरण आप देखिए, नट बिहाग, उसमें भी एक बंदिश है, झन 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 पायल बाजे। अब ये भी बंदिश जयपुर घराने की है, पर आप किसी से भी नट बिहाग सुनिए वो यही बंदिश गाएगा। और एक उदाहरण बताती हूँ, छाया नट, वो भी जयपुर का है, पर झन झनन झननन बाजे बिछुआ, ये बंदिश सब लोग गा रहे हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे? अब ये किसी घराने की है, वो किसी घराने की मूलता, पर वो अब उस घराने की बनकर नहीं रह गई, अब वो सबकी हो गई। तो इस तरह से बंदिशें जो है वो प्रचार में आती हैं। बंदिश जितनी प्रचार में आएगी उतनी वो ज़्यादा दिन टिकेगी। जितनी वो प्रचार से बाहर होगी, बंदिश समाप्त या किसी एक घराने के गायकी तक सीमित होकर वो रह जाएगी। तो हमारे यहाँ ऐसे कई बंदिशें हैं जो है किसी घराने की, पर सब लोग उसको गा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे दूसरा जो हिस्सा है इसका, कि संगीत के शास्त्रकारों या शास्त्रवेत्ताओं द्वारा रची गई बंदिशें। तो ये क्या चीज़ है? वाग्यकार जिसको हमारी भाषा में कहते हैं। अब ये बंदिशें ऐसे रागों में मिलती है प्राय हमको जिसमें घरानेदार बंदिशों का प्राय टोटा है।
कि उन घरानों में घराने ऐसा उत्तर देते हैं कभी कभी कि ये राग हमारे घराने में नहीं गाए जाते। तो जब ये राग ही हमारे घराने में नहीं गाए जाते हैं तो इसकी बंदिश कहाँ से आएगी? सवाल ही नहीं बनेगी। ऐसे कई राग हैं, पर उसका आगे चल के असर ये हुआ कि हमारे यहाँ राग संख्या का दायरा बड़ा सीमित होने लगा। इतने ज़्यादा राग हैं हमारे यहाँ, पर उतने ज़्यादा वो प्रचार में नहीं आए क्योंकि उनके बंदिशें उपलब्ध नहीं। तो ऐसे रागों को चुनकर इन संगीत के शास्त्रवेत्ताओं ने ऐसी बंदिशें बनाने का प्रयास किया और फिर ये सोचा कि शायद इसकी बंदिश बन जाए तो ये राग प्रचार में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गाया जाएगा। अब प्रायः देखा गया कि ऐसे जो राग हैं ना, उनको घरानेदार लोग कहते हैं अप्रचलित राग। अप्रचलित राग नहीं होता है, अप्रचलित वो हो जाता है। जब उसमें कुछ चीज़ें मिलती नहीं है हमको, तब हम छोड़ देते हैं उसको, तो ऐसे फिर वो अप्रचलित हो जाता है। तो इन शास्त्रकारों ने ऐसे रागों की बंदिशें बनाई और फिर वो राग धीमे 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 प्रचार में आने लगे। तो इन शास्त्रवेत्ताओं का भी बड़ा महत्व है ऐसे रागों को प्रचार में लाने के लिए, या हिंदुस्तानी संगीत के रागों की संख्या को के दायरे को विस्तृत करने के लिए इनका बहुत योगदान है। अब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से या 20वीं शताब्दी आप कहिए, तो ऐसे शास्त्रवेत्ताओं ने इस समय में बहुत ज़्यादा बंदिशें रची। कई राग ऐसे ढूंढे हिंदुस्तानी संगीत से कि जहाँ बंदिशों का बड़ा अकाल है या बंदिशें हैं ही नहीं और इसलिए वो गाए नहीं जा रहे। तो उन्होंने चुनकर ऐसे रागों की बंदिशें बनाई। किन्होंने बनाई उनके नाम मैं यहाँ बता रही हूँ। ये सारे हमारे बड़े विद्वान लोग हैं और इन्होंने संगीत के शास्त्र के साथ साथ ऐसी बंदिशें रचने का भी बहुत बड़ा काम किया। उसमें डॉक्टर एस.एन. राताचंकर है, राजा भैया पूछवाले है, कृष्णराव पंडित है, पंडित S.C.R. भट्ट है, दिनकर कायकिनी है, पंडित के.जे. गिंडे है, प्रोफेसर B.R. देवधर है, बबन राव हल्दनकर है, डॉक्टर कैलाश चंद्र बृहस्पति है, पंडित V.R. आठौले है, और बिल्कुल अभी का नाम आज बोल देती हूँ, वो है रामाश्रय झा। ये ऐसे लोग हैं, ये मूल रूप से सब शास्त्रकार हैं। इसके अलावा बहुत नाम हैं, बहुत से नाम हैं, पर अभी हम थोड़ा समझने के लिए इतने ही नाम ले तो भी हम समझ सकते हैं कि इन लोगों ने ऐसे रागों में इतनी बंदिशें रची और आज भी वो बंदिशें उन रागों की गाई जा रही है। अब इन शास्त्रकारों द्वारा जो बंदिशें बनाई गई ना, उन पर एक आरोप भी किया जाता है। जो गाने वाले लोग रहते हैं ना, जो बहुत शास्त्र की तरफ ध्यान नहीं देते, जिनका काम केवल गायन करना है, ऐसे लोगों का ये आरोप होता है कि ऐसी जो बंदिशें रहती जो शास्त्रवेत्ताओं द्वारा गढ़ी गई है, वो नायकी के लिए ठीक है, पर राग की गायकी के लिए वो उतनी विशेष नहीं होती। वहाँ पे अर्थ, शब्द, मतलब शब्द का अर्थ और स्वर और लयकारी, इन सब का इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इतना ज़्यादा वो शास्त्र और अभ्यासपूर्ण हो जाता है कि फिर उसमें से सौंदर्य का हिस्सा जो है, स्वरात्मक सौंदर्य का जो हिस्सा है, वो थोड़ा कहीं तो भी हमको कम अनुभव होता है। इसलिए ये आरोप किया जाता है कि ऐसी शास्त्रवेत्ताओं द्वारा रचित जो बंदिशें हैं वो नायकी के लिए ठीक है, राग के स्वरूप को समझने के लिए ठीक है, पर गायकी के लिए वो उतनी ज़्यादा सुंदर या उतनी ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होती हमको। यह आरोप उन पर किया जाता है। अब अर्थों को ठीक ठाक समझे, वाक्यों को पूर्ण करें, राग के शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल वो सही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखने के कारण शायद ये बंदिशें इस तरह की हो जाती है। मैंने पहले बताया कि अनायास बनने वाली जो बंदिशें होती है ना, उनमें सौंदर्य ज़्यादा होता है, पर उनमें कहीं भी राग नियमों की अवहेलना भी हो सकती है सौंदर्य के लिए। पर जो शास्त्रवेत्ता बंदिश बनाते हैं, चूँकि वो इन सब बातों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनकी बंदिशों में शायद थोड़ा सा ये सौंदर्य पक्ष हमको इसीलिए कम लगता है। पर यदि राग की शुद्धता, राग का शास्त्रीय पक्ष, राग की चौखट आपको यदि देखनी है, तो फिर ये बंदिशें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अब उदाहरण के लिए आपको बता देती हूँ, झंझोटी बड़ा पहले, आजकल तो बहुत गाने लगे, पर पहले इसको अप्रचलित राग माना जाता था और ये कहा जाता कि ये वाद्य संगीत का राग है, धुन जैसा राग है, इसमें कोई ख्याल गायन नहीं हो सकता। बंदिशें भी नहीं थी, पर रतनचंद्र साहब ने उसकी बंदिशें बनाई, विलंबित भी बनाई और द्रुत भी, मध्य लय की भी बंदिश बनाई, और आज बहुत लोग उसको गा रहे हैं। मैं बता देती हूँ आपको, सावरो मन भाए या मेरो मन सखी हर लीनो, मध्य लय की बंदिश है। प्राय सारे महाविद्यालयों में और संस्थाओं में यही सिखाया जाता है। यह उनकी खंबावती की बंदिश है, लाज शर्म तो को नाही आवे। अब देखिए कितने शब्द हैं, लाज शर्म तो को नाही आवे, अत नीलज डार दीनी मोरी जल की गगरिया, निपट निठुर ठठोरी करत नीत नीत। अब आप बताइए, 14 शब्द हैं इस लाइन में। अब इन 14 शब्दों को स्वरों के साथ गूंथ कर लय के साथ गाना किसी भी गायक के लिए, वो गा तो सकता है, पर सौंदर्य जो है स्वरों का वो कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। उसका कारण ये है कि अर्थ, वाक्य, पूर्णता की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक उनकी रामदासी मल्हार की बंदिश है, माधव मुकुंद गिरिधर गोपाल कृष्ण मुरारी मधुसूदन, ये पहली लाइन है, और फिर है जपत आनंद हरे नाम, पावे अनंत अब तुम्हारे नाम। अब इतने शब्दों को, और वो भी रामदासी मल्हार जैसे राग में गाना, जो अपने आप में बड़ा क्लिष्ट राग है, तो ये कठिन जाता है गाने के लिए। इसलिए गायक लोग ये कहते हैं कि शास्त्रवेत्ताओं द्वारा जो रचित बंदिशें हैं वो सौंदर्यात्मक दृष्टि से उतनी ज़्यादा सुंदर, उतनी खूबसूरत नहीं। अब एक चौथा वर्ग है जो संगीतज्ञ गायक वादकों द्वारा निर्मित बंदिश, वो कैसी होती है। प्राय सभी घराने के लोग जो हैं, उनके जो गायक हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं, गुरु हैं, वो सब अपनी अपनी बंदिशें बनाते हैं। सभी घरानों ने अपनी अपनी बंदिशें बनाई और वही वो लोग गाते हैं। अभी कैसी होती है बंदिश, जिसको आप परंपरागत बंदिश कहते हैं या उसको आप घरानेदार बंदिश कहते हैं, तो वो कैसी होती है। तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हैं। एक तो ये उन्होंने कहा है कि एक तो वो मौखिक परंपरा से सिखाई जाती है, और वो क्योंकि लिखने का साधन नहीं है उस ज़माने में, 19वीं शताब्दी के पहले लिखने का, संगीत की भाषा को या संगीत के स्वरों को लिखने का कोई माध्यम नहीं था, इसलिए वो मौखिक रूप से सिखाई जाती थी, और वो इतनी दिनों तक सिखाई जाती थी, मतलब साल साल भर एक ही बंदिश, अस्थाई अंतरा अस्थाई अंतरा, बस यही चलता था। कोई राग का विस्तार नहीं, कोई आलाप नहीं, कोई तान नहीं, कुछ नहीं, केवल बंदिश। आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े जो बुजुर्ग गायक होते हैं ना, वो कहते हैं कि पहले बंदिश को बिठाओ। बंदिश को बिठाओ माने क्या, उसको नीचे पट्टी पे ऐसा थोड़ी ना बिठाना, बिठाओ माने आपके गले में बिठाओ, बंदिश को बिठाओ। आप आज भी देखिए, जो पुराने गायक हैं या उनसे सीखने वाले जो लोग हैं, वो यदि उनके 6-7 शिष्य एक साथ गा रहे हैं तो वो सब इतना एक जैसा गाते हैं कि सूत मात्र का परिवर्तन भी आप उसमें देख नहीं सकते, और वर्षों तक वो ऐसा ही गाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी शिष्य को बहुत अच्छा गायन उसका होने लगा तो उसने कुछ अपने मन से उसमें अलग कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सिखाया गया है, जो गले में बिठाया गया है, बस उतना ही वो गाते हैं, बंदिश उतनी ही गाते हैं वो। जयपुर घराने के लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा मास्टर हैं। वो तो ज़रा सा एक कण क्या, कुछ रुकने का, जो बंदिश में जहाँ थोड़ा सा रुकने का पड़ाव होता है ना, वो तक वो अलग नहीं कर सकते, वैसे के वैसे ही गाते हैं। पर ऐसी बंदिशें जो होती हैं, उसके बारे में ये कहना चाहिए कि ऐसी बंदिशें ज़्यादा टिकाऊ होती हैं। वही बंदिशें जो पहले मैंने बंदिशों के उदाहरण आपको बताए घरानों के, वो इसीलिए टिकी हुई हैं क्योंकि उसमें परिवर्तन थोड़ा भी नहीं होता है। अब बंदिश जो होती है, अब ये घरानेदार बंदिश जो होती है, या संगीतकारों द्वारा जो संगीत
तज्ञ गायक वादकों द्वारा जो बंदिशें बनती है वो क्या मांग करती है? वो बहुत ज़्यादा शब्दों की मांग नहीं करती, वहाँ बहुत ज़्यादा काव्य की अपेक्षा नहीं है आपसे, बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण काव्य हो ये अपेक्षा नहीं है उनकी, बहुत ज़्यादा लयकारी वाली बंदिश हो ये भी उसमें अपेक्षित नहीं है, बिल्कुल सादी बंदिश है। फिर उसके लिए क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उस बंदिश की खूबसूरत अदायगी समय और रियाज की मांग करती है, ये उसका पहला लक्षण है। यदि आपको संगीतज्ञ गायक वादकों द्वारा निर्मित बंदिश को यदि सीखना है तो उसमें केवल दो ही अभ्यास की चीज़ें हैं, वो है समय आपका और दूसरा है आपका अभ्यास, रियाज। जो बंदिश गले में बिठाना मैंने कहा ना, वो यही चीज़ है, इसी को मद्देनज़र ये चीज़ कही गई है कि आपको वो गले में बिठाना है। थोड़े समय में बंदिश को सीख कर फिर उसको तुरंत प्रदर्शन योग्य बनाना, ये आजकल की रागदारी गायकी का एक मूल गुणधर्म है उसका आजकल का, तुरंत गाना है, इसीलिए वो टिकता नहीं। अब देखिए कितनी नई बंदिशें बनती हैं, पर बड़े बड़े गायक अभी भी पुरानी बंदिशों को लेकर अपनी महफिलें सजाते हैं। तो ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि उसमें बहुत दिनों तक प्रचलित रहने की क्षमता ही नहीं होती। आज की जो बंदिशें बनती है उनमें, और किसी भी बंदिश को प्रचार में आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संगीतज्ञों द्वारा जो निर्मित बंदिशें हैं वो उनकी गायकी, उनके गले की तासीर, उनके गले के गुणधर्म, उनके प्रदर्शन, उनके सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से रची गई है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को बंदिश सुनते समय कभी भी ये ध्यान में नहीं आता कि ये बंदिश, वो गुनगुना ज़रूर सकता है पर वो उसको गा नहीं सकता है। इसीलिए नहीं गा सकता है कि वो किसी एक व्यक्तिगत रूप से बनाई गई बंदिश है, एक विशिष्ट पद्धति के गले के लिए तैयार की गई बंदिश है, एक विशिष्ट गायकी के लिए तैयार की गई बंदिश है। पर जो परंपरागत बंदिशें हैं वो सबके लिए है। ये बहुत बड़ा अंतर हमको आज उसमें देखने को मिलता है। अब ये पूरी बंदिश की जो आख्यायिका है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो ये देखना कि ये बंदिशें सबसे पहले, इस शब्द का प्रयोग और ये पहले किसने रची, या इस बंदिश का आधार कौन सी बंदिश बनी। कोई तो एक चीज़ आधार होगा इसका कि उसको देख के फिर ये सब आगे बंदिश का इतिहास बनना शुरू हो गया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ख्याल गायकी के वहाँ से ये शब्द ज़्यादा रूढ़ हुआ हमारे यहाँ। तो हिंदुस्तानी संगीत में बनाने की जो परंपरा है, इसमें संगीतज्ञ कलाकार जो हैं उनकी जो बंदिशें हैं पुरानी, जिसको आज हम घरानेदार कह रहे हैं, वो सारे लोग जिन्होंने बनाई दरबार आश्रित हैं, और वो दरबार था मोहम्मद शाह रंगीले का। बंदिश शब्द, बंदिश गढ़ने की कला और बंदिश युक्त उत्तर हिंदुस्तानी संगीत या बंदिश प्रधान उत्तर हिंदुस्तानी संगीत बनाने का पूरा श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो वो है मोहम्मद शाह रंगीले का दरबार और उनके दरबारी गायक। अब कौन है उनके दरबारी गायक? ऐसा कहते हैं कि रंगीले के दरबार में करीब करीब 600-700 से ज़्यादा संख्या में गायक थे, पर रंगीले बहुत कम लोगों के गाना ही सुनता था। उनमें सबसे प्रमुख थे और जिनका हमारे उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में सबसे ज़्यादा महत्व है, वो दो व्यक्ति हैं जिनको हम कहते हैं सदारंग और अदारंग। अब क्या है सदारंग अदारंग का इतिहास? यदि हम उनकी बंदिशों को समझें तो शायद हम इस बंदिश आख्यान को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो परंपरा है संगीतज्ञ गायकों की जिन्होंने बंदिश रची, ये पोषित कहाँ हुई? तो ये रंगीले के दरबार में पोषित हुई। जितने उनके दरबारी गायक हैं वो सब इसमें आते हैं। उन्हीं में सबसे प्रमुख जो है वो सदारंग और अदारंग है। अब ध्रुपदीय से ख्यालिया बनने तक का उनका जो सफ़र है
सदारंग गदारंग का, ध्रुपदीय से ख्यालिया बनने तक का सदारंग गदारंग का जो सांगीतिक सफ़र है वो ही इस बंदिश का ऐतिहासिक सफ़र है। ये हमको समझ लेना चाहिए। क्या है वो आदर्श बंदिश, किसकी माने? तो हमारे यहाँ तुरंत ऐतिहासिक रूप से उदाहरण दिया जाता है कि सदारंग गदारंग की जो बंदिश है वो आदर्श है। उन्हीं को आधार मानकर आगे चलकर हमारी बंदिश का इतिहास पूरा बनता है। अब वो बंदिशें कैसे रची गई? सदारंग गदारंग तो ध्रुपदीय थे, फिर ख्यालिये बने, बाद में ख्यालिये हो गए, और ख्याल के हजारों बंदिशें रची। पूरा उनका सफ़र है वो बंदिश बनाने का। तो उसमें क्या किया उन्होंने? तो 2-4 कारण उसमें दिए गए हैं। उसमें पहला कारण ये दिया गया है कि उसमें केवल और केवल श्रृंगार को उन्होंने अपनाया। मतलब बंदिश जो है वो पहले केवल श्रृंगारिक ही रची गई, दूसरे विषयों में बंदिश नहीं रची गई, वो श्रृंगार में ही थी। ये सदारंग गदारंग का ही है। और आगे सबने इसी को आधार बनाया बंदिश बनाने के लिए कि श्रृंगार की उसमें महत्ता है। ऐसा कहते हैं कि स्वयं सदारंग गदारंग भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये जो बंदिशें हमने रची हैं इतनी हजारों, ये आगे चलकर सांगीतिक उत्तर हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में इतनी ज़्यादा प्रचलित होंगी कि यही आदर्श बंदिश का पैमाना बन जाएगी। इनसे वो दोनों ही खुद अनभिज्ञ थे। उसका कारण ये है कि विवशतावश लिखी गई बंदिशें थी उनकी। राजाज्ञा हो गई, लिखो बंदिश। अंतपुर की आज्ञा हो गई, लिखो बंदिश। कोई समारोह है दरबारी, लिखो बंदिश। कहीं राजा को शिकार पे जाना है, लिखो बंदिश। कोई धार्मिक कार्यक्रम है, बंदिश लिखो। कोई राजघराने का विवाह है, बंदिश लिखो। राजघराने में यहाँ तक कहा जाता है कि मृत्यु तक की बंदिश लिखी सदारंग गदारंग ने। अब मृत्यु जैसा प्रसंग है साहित्य में ज़रूर है, वहाँ पे उर्दू और फारसी साहित्य में मरसिया लिखा जाता है हमारे यहाँ, जो शोक गीत होता है, पर वो संगीत में नहीं आया था कभी। पर ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले ने सदारंग गदारंग से वो भी लिखवाया। मतलब सदारंग गदारंग की जो भी बंदिशें हैं वो आज हम भले ही उनको बहुत आदर्श बंदिश मानते हैं, हम उनको बहुत सुंदर बंदिश मानते हैं, सौंदर्य के हिसाब से वो बहुत सुंदर है, वो राग के स्वरूप के हिसाब से बहुत सुंदर है, राग के स्वर संगति के हिसाब से वो बहुत आदर्श है। पर यदि सदारंग गदारंग आज जीवित होते हैं तो वो कभी इन बंदिशों को आदर्श नहीं कहते, क्योंकि ये सब उनकी विवशतावश लिखी हुई बंदिश है। जो मैंने अभी सब बताई ये विवशता थी। आपकी इच्छा हो ना हो, आपका गायन करने का मन हो ना हो, आपको गाना है और नया बनाकर गाना है, नई चीज़ गढ़ना है। इसीलिए सदारंग गदारंग का महत्व ज़्यादा है हमारे यहाँ। वाकई यदि वो आज जिंदा होते तो शायद वो ये कभी नहीं कहते कि ये आदर्श बंदिश है। किसी के दबाव में आकर लिखी गई ये बंदिशें हैं। इसकी चर्चा हम थोड़ी सी अब आगे करेंगे। उसके पहले थोड़ा ये देख लें कि आज कौन फिर बंदिश रचता है। सदारंग गदारंग की बंदिशों को आधार मानकर उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में आज कौन बंदिश लिखता है, तो उससे बहुत से नाम हैं। बड़े संगीतज्ञ गायक वादकों के उसमें नाम हैं। कुछ नाम पढ़ देती हूँ जो बिल्कुल ही आज के हमारे जाने पहचाने हैं। कुमार गंधर्व है, डॉक्टर प्रभात रे हैं, जितेंद्र अभिषेकी है, किशोरी अमोनकर जी है, पंडित जसराज है, ज्ञान प्रकाश घोष है, C.R. व्यास है, प्रोफेसर देवधर है, जगन्नाथ बुआ पुरोहित है, निवृत्ति बुआ सरनाइक है, शंकर अभ्यंकर है, अरुण कशालकर है, रामाश्रय झा है, और भी बहुत नाम है। अब इन सबकी बंदिशें हैं, पर इन सबकी बंदिशें क्या हम गा सकते हैं? फिर वही बात है कि ये बंदिशें किसी व्यक्तिगत रूप से आवाज़ की तासीर और गुणधर्म को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जिनकी बंदिशें हम बिल्कुल आज
भातखंडे की किताब जैसे आम रूप से उनको गा रहे हैं, उनमें एक नाम प्रभात जी का है, जिनकी बंदिशें बहुत सहज है, बहुत सरल है और सब लोग गाते हैं, शब्द भी अच्छे हैं। दूसरे हैं रामाश्रय झा, दूसरे भातखंडे हैं वो। उनकी बंदिशें पूरी संस्थाओं में और विद्यार्थियों से लेके, प्राध्यापकों से लेके, शास्त्रकारों से लेके, संगीत के बड़े बड़े कलाकार, गायक, वादक सब उस बंदिशों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब वो आदर्श बंदिश है। पंडित जसराज की बंदिशें हम सुनते ही हैं, एक विशिष्ट विषय को लेकर वो होती है, भक्ति का उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने सुना भी होगा उनको। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध बंदिश है बसंत में। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में हम उसको राग बसंत कहते हैं, मूलतः वो राग संप्रदाय है और वो कृष्ण बसंत के नाम से जाना जाता है। और उसकी रचना जो है वो शब्द ही बहुत सुंदर है कि और राग सब भय बराती दूल्हे राग बसंत। मतलब बसंत का विवाह हो रहा है और अन्य राग जो हैं वो उसके बाराती हैं। और ये बंदिश जसराज जी ने बहुत सुंदर गाई है। शब्द उन्होंने, चयन का भी बहुत महत्व है ना, शब्दों का चयन आप कहाँ से करते हैं बंदिश के लिए, इसका भी बहुत महत्व है। उसका उदाहरण पंडित जसराज की गायकी और उनकी उन्होंने ली हुई बंदिश है या उन्होंने तैयार की हुई बंदिश है। किशोरी अमोनकर जी की भी बहुत बंदिशें हैं, पर वो सौंदर्यात्मक रूप से बहुत सुंदर है, पर थोड़ी जटिल है, थोड़ी जटिल है वो, इसलिए हमको सुनने के लिए वो बहुत सुंदर लगती है, पर अनुकरण करना कठिन है। वही है कि आमने सामने बैठे बगैर वो नहीं हो सकती। कुमार गंधर्व की बंदिशें बहुत सुंदर है, बहुत गाते हैं हम लोग, पर गाते यानी महफिलों में गाने की लोग करते हैं आजकल हिम्मत, पर वो उसका ढंग, उसका स्वरोच्चारण, उसका लगाव स्वरों का, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी सम डालने का अंदाज। इतनी भारी भरकम सम डालना सरल नहीं है। तो इस तरह की बंदिशें जो हैं वो पर्टिकुलर किसी एक आवाज़ विशेष के लिए होती है। लिखी सबने हैं पुस्तक रूप में, इन सब लोगों ने पुस्तक रूप में अपनी बंदिशें आम लोगों के लिए सुलभ कर दी है, पर वो कहाँ तक हम उठा पाते हैं, ये बंदिश को जानने का सबसे बड़ा प्रश्न है। अब एक चौथा वर्ग आता है हमारे यहाँ, नर्तकों द्वारा रची गई बंदिश। अब यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि नर्तकों की बंदिशों का गायन में क्या काम है, पर देखिए आप प्रायः अभिनय के लिए नर्तन में बंदिश इस्तेमाल होती है। अभिनय करना, ठुमरी होती है, ठुमरी में जैसे भाव होते हैं उस पर फिर अभिनय किया जाता है। और अलग अलग प्रकार की ठुमरियाँ होती हैं हमारे यहाँ, बोल बनाव की होती है, बोल बांट की होती है, बैठक की होती है, बंदिश की ठुमरी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। नृत्य में अधिकतर बंदिश की ठुमरी प्रयोग होती है क्योंकि वहाँ शब्द लगते हैं ज़्यादा, चूँकि अर्थ को समझकर उस पर अभिनय करना है, इसलिए बंदिश की ठुमरी वहाँ ज़्यादा प्रयोग होती है। हिंदुस्तानी संगीत में यहाँ तक कि आप भातखंडे की किताब देखें तो उसमें आपको कई ऐसे मध्यलय ख्याल मिल जाएंगे जिनको देख के ऐसा लगता है कि ये मूल रूप से नृत्य के लिए गढ़ी गई बंदिशें। अब वो कौन सी है, आपको सामान्य उदाहरण बता देती हूँ। राग काफ़ी में जिन डारो रंग मानो गिरधारी, या छांडो छांडो छैला मोरी भैया, या काहे छेड़ो तुम शाम, या कदर पिया नैना मोरी कैसे लागे पार, या जारे जारे घुले न छैल बंगरी, ये सारी रचनाएं नृत्य के लिए है और हम इसको आज गाते हैं। एक और भातखंडे की किताब में राग खमाज में एक दादरा दिया गया है, वो भी मूलतः अजम्पिया का है, डांस के लिए, नृत्य के लिए लिखा गया है कि सुधन लीनी आज मोरी नैनवा लगाए के, तरफ तहूँ रैन दिन चैन नहीं उन बिना, अजम पिया बैठे रहे सौतन घर जाए। ये सारा अभिनय के लिए लिखा गया है, पर ये आज गायक लोग भी इन बंदिशों को प्रयोग करते हैं। अब नृत्य के लिए जो विशेष रूप से लिखा गया, बंदिशें जो विशेष रूप से लिखी गई, वो महाराज बिंदादिन ने लिखी। ऐसा कहते हैं कि 1500 से ज़्यादा
बंदिशें ठुमरी की बिंदादिन महाराज ने लिखी और आज तक लोग इसी पर नाचते हैं। और बिंदादिन महाराज की ही एक नाचने की ठुमरी भातखंडे की किताब में शाहाना का मदले ख्याल करके दी गई है और हमारे संगीतज्ञ लोग उसको गाते हैं। अंत में नाम भी आता है बिंदादिन महाराज का, बिंदा कहूँ क्या मैं नित उठ हम सन रार करिए। ये उन्हीं की बंदिश है। एक और व्यक्ति डांस में है जिनकी बंदिशें गायन में आती है, वो है रायगढ़ घराने के महाराजा चक्रधर सिंह। चक्रपिया नाम से उन्होंने बंदिशें रची और उनके भी कई बंदिशें ख्याली लोग जो हैं वो अपने गायन में प्रयुक्त करते हैं। और बिल्कुल आजकल का आप नाम देखें तो बिरजू महाराज, जो स्वयं बहुत ठुमरी अच्छी गाते हैं, जो स्वयं बहुत अच्छा तबला भी बजाते हैं, उन्होंने भी ऐसी कई बंदिशें रची हैं जो संगीतज्ञ लोग प्रयोग करते हैं। अब एक और है भक्त कवियों की बंदिशें। अब उसकी भी केवल आपको गिनती बता देती हूँ कि कहाँ है। तो भातखंडे की किताब ही आप यदि सामने रखें तो केदार में एक ख्याल है, बन ठन जो कहाँ चली, सूरदास की रचना है। या बिहाग में एक ख्याल है, तेरे सिर कुसुम बितुर रहे बामिनी, ये कुंभन दास की रचना है। या फिर आप कालिंगड़ा में देखें को भजन बिन अधिक चतुराई, ये भी सूरदास की। या पूर्वी में एक बंदिश है, माई मेरे नैन बान परी, मीरा की रचना है। या जयजयवंती में एक ध्रुपद है, गरजे यूं मधवा जोर, ये बाबा हरिवल्लभ की रचना है। और रामकली में एक बंदिश है, हरि हरि नाम जपना, चंद्र सखी की है। और बिहाग में एक और बंदिश है, आत होंगे आली प्यारे, ये भी हरिवल्लभ की। कई उदाहरण ऐसे हम लोग दे सकते हैं। अब साधारण की बंदिशों को जिनको हमने आदर्श माना, वो क्या है, उसकी क्या विशेषता है? तो उन्होंने ये कहा है कि साधारण की सबसे बड़ी विशेषता है कि अनगिनत रागों में बंदिश है, असंख्य रागों में बंदिश है। भातखंडे की किताब में बहुत लिमिटेड है, सारे घरानों में इधर उधर यत्र तत्र बहुत बिखरी हुई बंदिशें हैं और अनेक रागों में है, राग संख्या बहुत ज़्यादा है उसकी। प्रत्येक बंदिश पर नाम छाप है। आजकल ये नहीं होता है, पर साधारण की हर बंदिश में नाम छाप है। कई बार वो स्थाई के पहली लाइन में होती है या अंत में होती है, या कभी अंतरे की पहली लाइन में होती है या अंतरे के अंत में होती है। कई बार शुरुआत ही उनके नाम से होती है। पुराधनाश्री का एक ख्याल है हमारे यहाँ, उसकी शुरुआत ही साधारण के नाम से होती है। और भी कई बंदिशें उनकी ऐसी है, पर नाम छाप जरूर आती है। या देसी में एक बंदिश है, सांची कहता अदारंग, पहला ही नाम, पहली लाइन में नाम आ गया। अब ये नाम छाप क्यों डालते हैं? तो उसका कारण शास्त्र में ये कहा गया है कि जब संगीतज्ञ कालवश हो जाते हैं, उसके बाद में उनकी रचनाओं को सहेजने के लिए, और ये रचना किसकी है ये लोग भूले ना, इसलिए वो नाम छाप डाली जाती है। दूसरा ये है कि वो कौन सा समय था ये जानने के लिए नाम छाप डाली जाती है। सदारंग कहे मोहम्मद शाह, ऐसा बार बार आता है तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये 16वीं शताब्दी में रची गई बंदिश है और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रची गई। ये एक उसका कारण है, इसलिए नाम छाप डाली जाती है। तीसरा ये है कि स्वयं की विशेषता जो है वो दिखाने के लिए नाम छाप डाली जाती है। चौथी विशेषता उसकी ये होती है कि राजदरबारों में अनेकों गायक होते थे और वो सब गाते थे। अब किसने कौन सी बंदिश कब गाई और कौन सी बादशाह को अच्छी लगी, बादशाह को तो इतना ध्यान नहीं रहता था, तो वो जानने के लिए ये नाम छाप डाली जाती थी कि उससे तुरंत समझ में आता था कि ये बंदिश फिर से सुनना है तो किसकी है, सदारंग की। इसलिए इस नाम छाप का महत्व है। और इस नाम छाप के महत्व को हमारे आज के बहुत से संगीतज्ञ गायक वादकों ने भी अपनाया, पर शायद उसका उपयोग उस तरह से नहीं हो रहा है हमारे यहाँ जैसे उस ज़माने में हुआ है। अब साधारण की बंदिशों में एक और विशेषता ये है कि वो विविध भाषा से युक्त है। आज हम केवल ब्रज में या सामान्य हिंदी में रचना करते हैं, उन्होंने ब्रज में भी की, अवधी में की, बुंदेली में की, पश्तो में की, उर्दू में की, पंजाबी में की, और मिश्रित भी है, गुजराती और राजस्थानी भाषा भी है उसमें। भातखंडे की किताबों में करीब 30 से ज़्यादा बंदिशें ऐसी है साधारण की जो विभिन्न भाषाओं में है। कुछ बंदिशें साधारण की ऐसी है जिसमें
एक नायिका है और वो नायिका सदारंग से बातचीत कर रही है और बंदिश सदारंग की है, पर उन्होंने ये बताया है कि ये चीज़ नायिका ने मेरे से पूछी है दरबार में, उसका उत्तर मैं इस बंदिश में दे रहा हूँ। तो तत्कालीन सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए भी वो नामछाप और वो बंदिश ऐसी लिखी गई है। कुछ बंदिशें उनके संगीत शास्त्र पर लिखी गई हैं। भातखंडे की किताब में एक बंदिश है मियाँ मल्हार में, उसमें पहली पंक्ति ही सदारंग के बंदिश की तत बितत घन सुशिर ऐसी शुरू होती है, विलंबित बंदिश है। तो संगीत शास्त्र का भी वहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। अब कई बंदिशें ऐसी हैं जो है तो सदारंग की, उनकी भाषा से और सबसे मालूम पड़ता है कि सदारंगी है, पर अलग अलग घरानों ने उस बंदिश को अलग अलग राग में गाया, थोड़े थोड़े शब्द का भेद करके। एक जयपुर घराने में एक बंदिश गाई जाती है संपूर्ण मालका उसमें, और वही बंदिश थोड़े शब्द का अंतर करके भातखंडे की तीसरी किताब में बागेश्वरी में दी गई है। तो ये इस तरह का, ये शायद समय के हिसाब से होता होगा, ये भी चीज़ उसमें है। पर इसी तर्ज पर आजकल के लोग भी, हमारे संगीतज्ञ गायक इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी नाम छाप डालने का प्रयत्न करने लगे हैं। आपको बता देती हूँ कितने लोग हैं हमारे यहाँ। उस ज़माने में भी हुए, सदारंग अदारंग के समय भी उनके अतिरिक्त भी हुए और आज के भी लोग हैं। तो उसमें उन दोनों के अतिरिक्त है मनरंग, हररंग, रामरंग, शोक रंग, श्याम रंग, कदर पिया, अजम पिया, सनद पिया, रसिक पिया, सुघर पिया, अख्तर पिया, मधुर पिया, प्राण पिया, गुनीदास, रसदास, चतुर पिया, गुनीजान, सुजान। इतने नाम तो बिल्कुल आंखों के सामने हैं ये नाम। ये सब लोग इन नामों से, और भी बहुत लोग होंगे जो इस तरह की रचना करते हैं। आज सदारंग की बहुत सी बंदिशें, हजारों बंदिशें हैं। भातखंडे की किताब में मतलब 6 भाग आप मिला दो तो मुश्किल से सदारंग अदारंग की 160 तक की बंदिशें हमको मिलती हैं, जिसमें अन्य भाषा की और अन्य विषयों से संबंधित भी शामिल है। और कहा यह जाता है कि हज़ारों की संख्या में है। अब वो हज़ारों की संख्याओं की बंदिश कहाँ गई, कहाँ बिखर गई, कौन से घराने में रही, क्यों बाहर नहीं आई, इसका कोई उत्तर ना तो इतिहास में है और ना संगीत के इतिहास में है। पर यह बात ज़रूर है कि हम बहुत बड़े बंदिशों के संग्रह से आज वंचित हो गए हैं। जो आदर्श बंदिश है उनसे आज हम वंचित हो गए हैं। अब एक और चीज़ बताकर हम इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे कि सदारंग अदारंग की बंदिशों का जो मुख्य, उनके प्रचलित होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि राग की जो स्वर संगति है वो उनकी बंदिशों में पहली ही शुरुआत ही वो वहाँ से करते हैं। उसका उदाहरण बिल्कुल आपको बता देती हूँ। राग हमीर में भातखंडे की किताब में एक बंदिश है, विलंबित बंदिश है, मुरारे अलबेला। आप उसको जब देखेंगे तो शुरू होते से दैवत पर उसके सम है। मुख्य रूप से हमीर में वही सम आती है, सारे सा गमध ऐसा करते ही हम, वहीं वो शुरुआती वहाँ से। यह राग कामोद में एक उनकी बंदिश है जो बड़ी प्रचलित है, वो है कारे जाने ना दूंगी। अब देखिए पहली ही लाइन में सा रे प प संगति है, रे प संगति पहले ही आ गई, और अंतर में भी आप देखिए कि चमक बीजरी प प सा ऐसे सीधे कर दिया गया। यानी किस राग में क्या करके अंतर पे पहुंचना और कौन सी संगति से जाना, ये सब उनकी बंदिशों में बहुत अच्छा दिखाई देता है। और एक उनकी एक अन्य विशेषता और है कि सदारंग अदारंग की बंदिशों का मुखड़ा जो है वो बहुत छोटा है। उनकी अनेक बंदिशें भातखंडे की किताब में ऐसी है जिनका मुखड़ा बहुत छोटा है, एक ही मात्रा का। ऐसा कहते हैं कि मुखड़ा जितना छोटा होगा सम उतनी सुंदर होती है। जौनपुरी में उनकी एक बंदिश है महाभाग। तो उस महाभाग में महा तो एक मात्रा में है, महाभाग बस इतना ही है, यही सम है। या उसका जो अंतरा है तखत बैठ, मतलब तखत एक मात्रा में, बै पे सम, इतने छोटे छोटे मुखड़े हैं। एक और है वहाँ पर
भरी बजान, अंतरे में भी अनेक रंग। देखिए 3 शब्द है और चौथे शब्द पे सम है। एक और जजवंती में है, वो तो बहुत ही छोटी बंदिश है, सम बहुत छोटी है। माही सावन, अब वन आगे सब अलग है, पर माही सा, बस खत्म। माही सावन मास पिया घर आवन कीनो, पर सम कहाँ है? माही सा, बस इतना छोटा मुखड़ा। एक विम्पलासी में बंदिश है, उसमें 4 शब्द हैं, पर वो एक मात्रा में कर दी, वारी वे गु मान। तो इतने आगे शब्द है, मानन करिए सजनी साहेब को तो डरिए, वारी वे गु मान। न तो बोलते ही नहीं, वारी वे गु मान, बस हो गया। इतना ही मुखड़ा है। अब आप बताइए, जब आप गायकी करेंगे तो इस मुखड़े को भी क्या और ज़्यादा जल्दी करेंगे? ये विशेषता है। आजकल की बंदिशों में आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगी। लंबे लंबे मुखड़े कर दिए जाते हैं, कई बड़ी अजीब टाइप की सम उस पर जानबूझकर कि लोगों को बड़ा आश्चर्य लगे कि अरे यहाँ सम है, ये दिखाने की जो चेष्टा की जाती है, पर उससे बंदिश का सौंदर्य या सुनने वाला उस सौंदर्य को ग्रहण कर पाता है कि नहीं, इस बात की ओर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। उस हिसाब से सदारंग की बंदिशें जो हैं ये बहुत विशेष है, बहुत, इसीलिए वो आदर्श है। अब एक थोड़ा सा अंतिम उनके बारे में बोलकर अपन ये व्याख्यान समाप्त करेंगे कि विवशतावश लिखी गई ये सदारंग की सारी जो बंदिशें हैं वो सौंदर्य के रूप से लिखी गई हैं, क्योंकि दरबार में सौंदर्य का महत्व है, तो सौंदर्यात्मक दृष्टि से वे बेहद सुंदर है। और आगे चलकर यही सारी बंदिशें जो है उसके जो नियम हैं उन्होंने बनाए थे, या जो कुछ उन्होंने उसमें किया था वो ही एक नियम के रूप में भारतीय उत्तर हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्र रूप में बंदिशों के लिए स्वीकार कर लिए गए हैं। फिर शब्द, भाव, रस, अर्थ, ये सब कुछ, और जो भी उसको गा सकते हैं या जो उसको गाने की तबीयत रखते हैं या उसको गाने का जो मादा रखते हैं, वो सब इस बंदिशों के नियमों को समझ सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि पहले हम उन बंदिशों का अध्ययन करें, उसकी नायकी को समझें, और उसके बाद हम उस पर गायकी का जो भी हमको मलहम चढ़ाना है वो चढ़ाएं। तभी उस बंदिशों की वास्तविक सफलता हो सकती है। और यही है हमारा आज का बंदिश आख्यान। जो थोड़ी सी बात हमने बंदिश के बारे में की, उसके बारे में जो चर्चा की वो इतनी थी। इसी के साथ हम विराम लेते हैं।